अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जब मंगोलों के आगे सरगर्दा रहने के बाद बहरे खिज़र के पास किया तो वहाँ जाकर वो फौत हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में हालात मुसलमानों के लिए और ज़्यादा अबतर होना शुरू हो गए। उस वक्त सुल्तान का बड़ा बेटा जलालुद्दीन उसके साथ था। मौरखीन लिखते हैं कि अगरचे जलालुद्दीन सुल्तान की कमज़ोरी और बुज़दिली के ख़िलाफ़ हमतन एहतजाज था और नहीं चाहता था कि सुल्तान दुश्मन के मुकाबले से गुरेज करके ख्वारज़म शाही ख़ानदान की अजीम रवायात को बट्टा लगाए। लेकिन साथ ही मौरखीन ये भी लिखते हैं कि जलालुद्दीन अपने बाप का इस कदर फरमाबरदार था और अपने बाप से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ सरकशी नहीं की। मौरखीन यहाँ तक लिखती हैं कि कोई जहर में बुझा हुआ नश्तर भी उसे सुल्तान की खिदमत से अलहदा ना कर सका। तो जब सुल्तान बहरे खिज़र में दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसने अपने पहले ऐलान को कल अदम करार देकर जलालुद्दीन को अपना वलीअहद मुकर्रर कर दिया। अलावा अज़ीम सुल्तान के दूसरे बेटे इज़लाक़ ख़ान को भी इस जानशीनी से कोई दिलचस्पी ना थी, क्योंकि अब ये फूलों की कोई सेज नहीं रही थी। तो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाद नए सुल्तान जलालुद्दीन के लिए अब दो ही रास्ते थे, या तो अपने मरने वाले बाप सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरह ज़िल्लत और रुसवाई से मुसालहत कर लेता और मंगोलों के आगे आगे इसी तरह भागा फिरता कि जिस तरह उसका बाप फिरता रहता था, या फिर जवान मर्दों की तरह इज़्ज़त की मौत को ज़िल्लत की ज़िंदगी पर तरजीह देता और खम ठोक कर मंगोलों के सामने आ जाता। इन हालात में सुल्तान जलालुद्दीन ने दूसरी सूरत को काबिल दीद समझा। चुनांचे वो बहरे खिज़र से अपने भाइयों और अरकान सल्तनत और बचे खुचे लश्करियों को लेकर अपनी सल्तनत के मरकज़ी शहर ख्वारज़म को चल दिया और उसके भाई भी अब उससे इतफ़ाक़ और ताअवुन कर रहे थे। और जब सुल्तान जलालुद्दीन अपने दारुल हुकूमत ख्वारज़म पहुँचा तो लोग इस कदर खुश हुए कि जिसकी कोई हद ना थी। चुनांचे इधर उधर भटके आवारा गर्दी करते लश्करी भी आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के गिरद जमा होने लगे। जब सुल्तान की आमद की खबर इधर उधर फैली तो सुल्तान के पास रफ्ता रफ्ता हज़ारों के लगभग एक लश्कर जमा हो गया। और दूसरी तरफ जब ख्वारज़म शहर के बाशिंदों को मालूम हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने वफ़ात से पहले अपने बेटे इज़लाक़ सुल्तान की वलीअहदी को मनसूख करके जलालुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है, तो ख़ास व अवाम सभी ने इसे एक नेक फाल समझा। दोस्तों सुल्तान जलालुद्दीन ने जिस वक्त हुकूमत संभाली थी वो वक्त नहायत ही नाजुक था और गंज के कत्लेआम में 12 लाख मुसलमान शहीद किए गए थे और इसी हंगामे में जलालुद्दीन के 2 भाई भी शहीद हो चुके थे। तो अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने खरासान के इलाके का रुख किया, क्योंकि बची खुची सिपाह को मुनज़्ज़म करने के ख्याल से खरासान का इलाका बेहतरीन था कि ये इलाके अभी तक तातारी यूरश से महफूज थे। तो जलालुद्दीन को सिपाह मुनज़्ज़म करते देख कर चंगेज़ खान ने उसका पीछा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ तातारी वहशियों ने निसा, नेशापुर और मारवजा से इल्म फ़न के मराकज़ भी बर्बाद कर दिए थे। तो अब जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के ताक़ुब में चंगेज़ खान बज़ाते खुद खरासान पहुँच गया और इसी दौरान हरात का इलाका भी तातारी कब्ज़े में चला गया। गर्ज़ ये कि अजीब अफरा तफरी की हालत में जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने वालिद के बरअक्स तातारियों का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों अब मंगोलों की यूरश अफ़गानिस्तान तक फैल चुकी थी, लेकिन अफ़गानिस्तान के इलाके में मंगोलों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कई किले महीनों की जंग के बाद फतह हुए और कई एक पर तातारियों को पीछे भी हटना पड़ा। लेकिन इसी दौरान कंधार का मार्का भी पेश आया। जलालुद्दीन को जब ये इतला मिली कि कंधार के किले का नहायत सख्त मुहासरा किया गया है तो अहले कंधार की मदद करने के लिए जलालुद्दीन अपनी सिपाह को लेकर वहाँ पहुँच गया और अहले कंधार के साथ मिलकर मंगोलों को शिकस्त फाश दी। दोस्तों ये पहला मौका था कि हमला आवर मंगोलों में से एक भी जिंदा वापस ना जा सका। कंधार के मुआरके ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए थे। तो अब जलालुद्दीन ने गजनी के इलाके को अपना मरकज़ बना लिया और गजनी में अपनी कुव्वत मुजतमा करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ तालकान के शहर पर चंगेज़ खान बज़ाते खुद हमला आवर हुआ, क्योंकि गजनी के हालात सुनकर और कंधार की पसपाई ने उसे सख्त गुस्से में कर दिया था। तो उसने फ़ौरन गजनी की तरफ एक और लश्कर को रवाना कर दिया। लेकिन इस दफ़ा जलालुद्दीन ने किला बंद होकर लड़ने के बजाय बाहर निकल कर तातारियों का मुकाबला करना मुनासिब समझा। आखिर 3 दिन की घमसान की लड़ाई के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हो गई और मंगोल पसपा होकर वापस पलट गए। दोस्तों जलालुद्दीन की इस फतह ने अहले अफ़गानिस्तान में रूह फूंक दी। एक तरफ तो वो जोक दर जोक गजनी का रुख करने लगे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मफतूहा इलाकों में तातारियों के खिलाफ बगावत बर्पा होना शुरू हो गई। गजनी के मार्के के बाद खरासान के इलाके में फैलने वाली बगावत के नतीजे में तातारियों ने मफतूहा इलाके में कत्लेआम करना शुरू कर दिया था और इस कत्लेआम में लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। लेकिन इसी दौरान तालकान में मुकीम चंगेज़ खान को जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने पैगाम भेजा कि आम मुसलमानों को कत्ल करने के बजाय मेरे लश्कर का मुकाबला करो और इसके लिए मैदान भी खुद मुंतखब करो।
तो ये पैगाम चंगेज़ खान को आग बगोला करने के लिए काफ़ी था। तो उसने अपनी तमाम कुव्वत को खरासान में जमा होने का हुक्म दिया और फिर अपने बेटे तोली खान को एक लश्कर जरार देकर गजनी की तरफ रवाना किया। दोस्तों, परवान के मैदान में तोली खान और जलालुद्दीन का मार्का पेश आया और आखिरकार घुमसान की लड़ाई के बाद तोली खान कत्ल हुआ और मंगोलों की एक बहुत बड़ी तादाद जलालुद्दीन की कैद में चली गई। मंगोल जलगार के दौरान ये पहला मौका था कि मुसलमानों के हाथों मंगोल गिरफ्तार हुए थे। परवान की फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए थे और मंगोलों के नाकाबिल शिकस्त रहने का तस्वर भी पाश पाश हो गया था। अब करीब था कि जलालुद्दीन आगे बढ़कर खुद चंगेज़ खान पर हमला कर देता और उसे खरासान से धकेलता हुआ मावरा नहर के इलाकों में ले जाता, मगर किस्मत को ये मंजूर ना था। तारीख गवाह है कि हर दौर में मुसलमानों को अपनों ने ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ। परवान के माल गनीमत में एक बेशकीमत घोड़े पर सुल्तान जलालुद्दीन के दो नहायत अहम उमरा अमीनुल मुल्क और सैफुद्दीन में झगड़ा हो गया और बात कत्ल व गारतगरी तक पहुँच गई। अमीनुल मुल्क सुल्तान का रिश्तेदार भी था, तो सैफुद्दीन ने जलालुद्दीन पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उससे अलहदा होने का फैसला कर लिया। इस नाजुक मौका पर सुल्तान जलालुद्दीन घबराया और सैफुद्दीन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सैफुद्दीन ना माना और अपने हामी उमरा के साथ फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा लेकर जलालुद्दीन से अलग हो गया। तो इसके इस तरह अलग होने से जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह की कमर टूट गई और इसकी फ़ौज में फूट पड़ गई। तो जब चंगेज़ खान को इसका इल्म हुआ तो उसने मौका गनीमत जानकर सुल्तान पर हमला करने का हुक्म दे दिया और इस दफ़ा चंगेज़ खान बज़ाते खुद अपना लश्कर लेकर निकला। एक कलील फ़ौज के साथ चंगेज़ खान का मुकाबला बहुत ही मुश्किल था। तो जलालुद्दीन ने उस वक्त एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया कि बची खुची फ़ौज को लेकर पसपा हुआ जाए ताकि तैयारी का मुनासिब मौका मिल सके। तो जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह ने बागी उमरा की तरफ पसपाई इख्तियार की ताकि रास्ते में उनको समझा बुझाकर वापस मिलाने की कोशिश करे, मगर चंगेज़ खान की तूफ़ानी रफ्तार के बायस उसे हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा। दोस्तों, चंगेज़ खान किसी सूरत नहीं चाहता था कि जलालुद्दीन बागी उमरा को साथ मिलाने में कामयाब हो और ना ही वो जलालुद्दीन को दरिया सिंध पार करके हिंदुस्तान में दाखिले का मौका देना चाहता था कि वो सुल्तान अल्तमश के पास पनाह हासिल कर ले। तो यही वजह थी कि चंगेज़ खान बर्क रफ्तारी से जलालुद्दीन का ताक़ुब कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह अपनी बची खुची फ़ौज को बचाकर हिंदुस्तान में सुल्तान अल्तमश के पास पनाह लेना चाहता था। लेकिन ज़िला अटक के इलाके में बाग नीलाब के साथ दरिया सिंध के साहिल पर चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह को जा लिया। ज़िला अटक में दरिया सिंध के किनारे एक इलाका है कि जिसे बाग नीलाब के नाम से जाना जाता है। नीलाब के एक तरफ तो दरिया सिंध का साहिल है और दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला। करीब ही दरिया काबुल और दरिया सिंध का संगम होता है। पहाड़ी सिलसिले और साहिल के दरमियान वसी और अरीज़ एक मैदान भी है और नीलाब इसी मैदान का तारीखी नाम है। 24 नवंबर 1221 ईस्वी बरोज़ बोत दिन का आखिरी पैर है। नीलाब का मैदान लाशों से अटा पड़ा है। हर समत इंसानी अज़ा ढेरियों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। ज़ख्मियों की आहो बका से कान पड़ी आवाज़ें सुनना दुश्वार है। आसमान पर मंडलाते गिद्धों के घौल, जगह जगह घूमते बगैर सवारों के घोड़े की जिनके सवार कत्ल हो चुके हैं। बिखरी हुई शमशीरें और ढालें इस बात की गवाही देती हैं कि तारीख़ इस्लाम का एक अजीम शान मार्का आज इस मैदान में पेश आया है, मगर यह मार्का अभी ख़त्म नहीं हुआ। साहिल के साथ के जहाँ पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है वहाँ पर अब भी शमशीरें म्यान से बाहर हैं। घोड़े पर सवार एक आहन पोश जवान मर्द अब भी दुश्मन से मद्दे मुकाबिल है। शमशीर जनी का मुकाबला अभी भी जारी है। सवार अगरचे मुकम्मल तौर पर जंगी लिबास में है, मगर इसकी वजाहत दिलेरी और इसके गिर्द मौजूद हिफाजती दस्ता इस बात की निशानदेही करता है कि यह सवार अपने लश्कर का सालार है। दफतन करीब मौजूद खेमों में से एक औरत निकल कर चिल्लाती है, जलाल जलाल, तुझे अल्लाह का वास्ता हमें कत्ल कर दे, जलाल हमें तातारियों की कैद से बचा ले। दोस्तों, ये सालार सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह है। सदियों पुरानी सल्तनत ख्वारज़म का सुल्तान के जो कई साल से मंगोलों से नबर्द आज़मा है। जलालुद्दीन ने कई दफ़ा मंगोलों के लश्कर को शिकस्त से दो चार किया था, मगर इस दफ़ा मंगोलों का सालार चंगेज़ खान बजाते खुद उसका मद्दे मुकाबिल है। चंगेज़ खान सहराए गोबी से जलगार करता और सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करता। दरिया सिंध के किनारे इस वक्त सुल्तान से बरसरे पेकार है। शाही खेमा से फिर उस औरत की सदा आती है। ये खातून सुल्तान की वालदा है और खेमे में सुल्तान की अज़वाज और शाही ख़ानदान की दीगर औरतें और बच्चे भी हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि सुल्तान जलालुद्दीन को शिकस्त हो चुकी है और वो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मंगोलों से अब ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। शाही ख़वातीन चंगेज़ खान की कैद में जाने से मर जाना ज़्यादा बेहतर समझती हैं।
लेकिन दोस्तों सुल्तान शाह शोपानी में मुब्तला है कि खूनी रिश्तों को अपने हाथ से वो किस तरह मौत से हमकनार करे। सुल्तान के मुहाफिज सिपाहियों की तादाद अब घटती जा रही है और मंगोलों का घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। सामने ही जुल्म और सितम का निशान बना चंगेज़ खान भी मौजूद है और वो इस आखिरी मार्का आराई को दिलचस्पी से देख रहा है और उसका हुक्म है कि सुल्तान को ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। तो इसलिए अब मंगोल सिपाही सुल्तान को थका कर गिरफ्तार करना चाहते हैं। शाही खैमा से सुल्तान की वालदा की सदा एक दफ़ा फिर बुलंद होती है और इस दफ़ा सुल्तान जलालुद्दीन फैसला कर लेता है। वो शाही खैमों की तरफ बढ़ता है और फिर तारीख़ एक अजीब मंजर देखती है। सुल्तान शाही ख़वातीन को कि जिसमें उसकी वालदा और बीवियाँ शामिल हैं यके बाद दिगरे दरियाए सिंध की मौजों के सुपुर्द कर देता है। तो अब अहलो अयाल से बेपरवाह होकर सुल्तान एक बार फिर मंगोलों की अफवाह से नबरदाजमा हो जाता है। इसके साथियों की तादाद कम हो चुकी है और मंगोल सिपाहियों का घेरा और तंग हो चुका है। सुल्तान के पीछे दरियाए सिंध की मौजें अपनी जोलानी दिखा रही हैं और सामने की तरफ से मंगोलों का लश्कर सैलाब की मानद बढ़ता चला आ रहा है। सुल्तान लबे दरिया चट्टानों की बुलंदी पर चढ़ जाता है। दोस्तों चंगेज़ खान का मुंशी अता अल मुल्क अल जवीनी लिखता है कि इस मकाम पर दरिया की गहराई बहुत ज़्यादा थी। चट्टान पर मौजूद जलालुद्दीन अपना थकामांदा घोड़ा तब्दील करता है। तीर अंदाजों से महफूज रहने के लिए ढाल कमर पर लटका लेता है। नेज़ा तरकश और कमान साथ लेता है। एक मुस्कुराती निगाह चंगेज़ खान की तरफ डालता है कि जो सुल्तान को ज़िंदा गिरफ्तार करने की फ़िक्र में है और इससे पहले कि चंगेज़ खान सुल्तान का इरादा भांप ले, सुल्तान घोड़े को चाबुक रसीद करते हुए ख़तरनाक बुलंदी से दरियाए सिंध की सरकश मौजों में छलांग लगा देता है। मौजों में गरजदार आवाज़ पैदा होती है। पानी कई फुट ऊपर उछलता है। चंद सानियों के लिए तो सुल्तान पानी में गायब हो जाता है, मगर अगले ही लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन घोड़े की पुश्त से चिमटा नजर आता है। नवंबर का महीना है, दरिया का पानी यखबस्त है। ऊपर से सुल्तान का जिस्म भी जख्मों से चूर है, मगर सुल्तान कमाल हिम्मत का मुजाहरा करते हुए घोड़े की पुश्त से चिमटा रहता है। दोस्तों वफादार घोड़ा अपने सवार को लेकर तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पानी की लहरें कभी उसे साहिल के करीब कर देती हैं तो कभी दूर, लेकिन लहरों से लड़ते हुए आखिरकार सुल्तान का घोड़ा दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किनारे पर पहुंचकर सुल्तान अपना नेज़ा ज़मीन में गाड़ता है और एक निगाह दूसरे किनारे पर मौजूद फातिया मगर बेबस चंगेज़ खान के चेहरे पर डालते हुए एक कहका बुलंद करता है। वो चंगेज़ खान के जिसका नाम जुल्म सितम की इलामत है, जिसके कान चीखें और राहें सुनने के आदी हैं, वो जिस सुल्तान की मौत की तमन्ना लिए दरिया सिंध तक का सफ़र तय करके आया है, वो सुल्तान उसकी आंखों में आंखें डाले कहकर लगा रहा है। दोस्तों अजीब मंजर है। इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने का शौकीन चंगेज़ खान शायद इससे पहले इतना बेबस कभी ना हुआ था, क्योंकि जंग जीत कर भी वो सुल्तान पर काबू पाने में नाकाम हो चुका था और सुल्तान दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा कह के लगा रहा था। दोस्तों 24 नवंबर 1221 ईस्वी को ये मौका पेश आया कि जिसमें ख्वारज़म शाह ने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दरिया सिंध को अबूर कर लिया, लेकिन बाकी तमाम फौज सिवाय चंद एक के मंगोलों के हाथों शहीद हो गई। दरिया सिंध अबूर करके जलालुद्दीन के चंद साथी भी अपने सुल्तान के पास पहुंच गए कि जिनमें निज़ामुद्दीन और आर-ए-ज़ोज़नी भी शामिल थे। तो अब लुटा पुटा ये शाही काफिला दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की तरफ चला गया। इधर चंगेज़ खान ने भी मंगोलों का एक लश्कर जलालुद्दीन के पीछे रवाना किया, मगर वो उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया। तो इस मंगोल लश्कर ने मुल्तान, लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों पर भी हमला किया। मंगोलों का एक और लश्कर बलोचिस्तान की समत गज़दार की तरफ भी तबाही फैलाता चला गया, मगर मौसम गर्मा शुरू हो गया था और हिंदुस्तान की गर्मी मंगोलिया के सर्द इलाके के मंगोलों को रास नहीं आई और वो बीमार पड़ने लगे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए चंगेज़ खान ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। दूसरी तरफ अल्तमश ने भी खुलकर जलालुद्दीन की हमायत करने से इनकार कर दिया। तो अब मजबूरन जलालुद्दीन ने हिंदुस्तान की छोटी छोटी हिंदू रियासतों को फतह करके अपना एक लश्कर मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में छोटी सी ममलिकत बनाने के बाद जलालुद्दीन ने इराक़ का रुख किया। दोस्तों मंगोलों के खिलाफ जलालुद्दीन की जद्दोजहद 10 साल तक जारी रही और इसी दौरान चंगेज़ खान का भी इंतकाल हो गया, मगर उसके जानशीनों ने भी मुसलमानों के खिलाफ बर्बादी का सिलसिला जारी रखा, जो बढ़ते बढ़ते ईरान के शहर कुम तक पहुँच गया। तो अब आलम इस्लाम के खिलाफ मंगोलों की 10 तराजियाँ जारी थीं और जलालुद्दीन तने तनहा इस सलाब बलाखेज़ के आगे बांधता रहा। उसने कई दफ़ा मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए खित्ते के दीगर मुसलमान हुक्मरानों की मिन्नत समाजत भी की और बगदाद के खलीफा नासिर को साथ मिलाने के लिए वो खुद बगदाद भी जा पहुंचा, मगर बजाय मदद करने के खलीफा बगदाद ने जलालुद्दीन के लश्कर पर हमला कर दिया। आखिर दरबारी साजिशों और अपनों की गद्दारियों से जलालुद्दीन कमज़ोर होता चला गया
और फिर 1231 ईस्वी में मंगोलों के खिलाफ 10 साल जद्दोजहद करने के बाद ये अजीम मुजाहिद खामोशी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वीरानों में भेस बदल कर रूपोश हो गया। कई सालों तक ये अफवाह फैली रही कि वो किसी नामालूम जगह पर मंगोलों के खिलाफ मुनज़्ज़म हो रहा है और मंगोल भी उसकी बू सूंघते रहे। मगर दोस्तों, जलालुद्दीन फिर दोबारा किसी को नज़र नहीं आया। बाद में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया और बगदाद के मुसलमानों पर जुल्म सितम की नई दास्तान रकम की और इस तरह खलीफा बगदाद की साजिश अपने अंजाम को पहुंच गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।